हेलो गाइस, क्लास 11 पी ब्लॉक एलिमेंट्स का फर्स्ट वीडियो है और आज के वीडियो में हम इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। बात करें अगर पी ब्लॉक एलिमेंट्स की तो ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक के एलिमेंट्स जो होते हैं उनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। सिलेबस में देखें तो ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स जो है वो 11th क्लास के एनसीईआरटी में है, यानी कि क्लास 11th के सिलेबस में है। जबकि ग्रुप नंबर 15 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक के एलिमेंट्स जो है वो क्लास 12th के सिलेबस में यानी कि क्लास 12th की एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ग्रुप नंबर 15 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक की एलिमेंट ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको इनके वीडियोस देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, सारी वीडियोस अपलोडेड हैं। या अब इस चैप्टर में हमें ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स डिस्कस करने हैं और उनके कंपाउंड्स भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उन सबको डिस्कस करने से पहले पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन जानने से पहले आप थोड़ी सी बात और कर लेता हूँ। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में बहुत सारी टर्म्स ऐसी आएंगे जो आप ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके होंगे, या बहुत सारे फैक्ट्स और बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे वो ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके होंगे, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसी चीज़ जो है वो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने ये चीज़ें नहीं पढ़ी हैं तो एक बार इनको देख लीजिए, ये आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। बाकी जब केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो इन चीज़ों से ही स्टार्ट करते हैं, तो आपको इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी। नहीं भी है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक से अपन स्टार्ट करेंगे और पूरे एडवांस लेवल तक इस चैप्टर को कवर करेंगे। क्लियर है? चलिए बात करते हैं सबसे पहले पी ब्लॉक का मतलब क्या होता है। देखो, पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं इसका मतलब है ऐसे एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आउटर मोस्ट सेल के पी ऑर्बिटल में एंटर करे। अब आपको एक चीज़ पता ही होगा कि जो आपने मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये वाली जो पीरियोडिक टेबल पड़ी है ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये पूरी पीरियोडिक टेबल जो है वो बेस्ड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और किसके ऊपर बेस्ड है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस्ड है। अब इसमें आप देखेंगे तो चार ब्लॉक हैं। एक तो ये वाला ब्लॉक है जिसमें ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 आ जाता है, जिसको एस ब्लॉक बोलते हैं। एक ये है ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक के एलिमेंट्स जो हैं इनको डी ब्लॉक बोलते हैं। और एक नीचे नीचे है ये वाला एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनको हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक के जो एलिमेंट्स हैं, ये सभी एलिमेंट्स जो हैं इनको हम क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट। इनके बारे में हमें बात करनी है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको एक चीज़ पता ही है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सेल्स होते हैं, सेल के अंदर सबसेल और सबसेल के अंदर ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, एस, पी, डी, एफ। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिटल में एंटर करता है, एस में जाता है तो एस ब्लॉक, पी में जाता है तो पी ब्लॉक, डी में जाता है तो डी ब्लॉक और एफ में जाता है तो एफ ब्लॉक। हम बात कर रहे हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं तो इसको समझने के लिए इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की भी जानकारी होनी चाहिए। देखो, पी ब्लॉक जो होता है, पी जो ऑर्बिटल्स होता है, पी ऑर्बिटल्स 3 ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ईच ऑर्बिटल जो होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं, यानी कि हर एक इलेक्ट्रॉन जब भरेगा तो एक नया ग्रुप बनेगा। इसीलिए टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसीलिए इसमें 6 ग्रुप्स हैं। टोटल कितने ग्रुप्स इसमें इंक्लूड होते हैं, 6 ग्रुप्स इसमें इंक्लूड होते हैं। क्लियर? तो ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 14 तक 18 तक, ग्रुप नंबर ये 13 है, ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक के जो एलिमेंट्स हैं इन सभी एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP1 से लेके 6। ये 1 से 6 का मतलब क्या है कि यहाँ पे ग्रुप नंबर 13 के जो एलिमेंट्स हैं, ये ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट हैं, इनके लिए हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंगे NS2 NP1। इनके लिए लिखेंगे NS2 NP2। इसके लिए हम लिखेंगे NS2 NP3। इसके लिए लिखेंगे हम NS2 NP4। ठीक है, सेम इसके लिए NS2 NP5। और लास्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 18 नंबर जो ग्रुप है, इसके लिए हम लिखेंगे NS2 NP6। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे। क्लियर है? चलो, द इनर कोर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन may however differ. The difference in inner core of elements greatly influence their physical properties such as atomic and ionic radii, ionization enthalpy, etc.
अब देखो इसमें एक वर्ड आता है इनर कोर। इनर कोर का मतलब क्या है कि ये तो nth सेल होता है। देखो इसमें एक चीज समझो, यहाँ पे ये सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जब फिल होते हैं, ये सबसे आउटर मोस्ट सेल हो गया, ठीक है, ये आउटर मोस्ट सेल है। तो आउटर मोस्ट सेल के आउटर मोस्ट सेल जो है इसके सब सेल में एंटर करने वाले इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे तो इसका क्लासिफिकेशन है। इसके अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो हैं इनको हम बोलते हैं इनर कोर। अब जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ना, ये जैसे ग्रुप नंबर ये है पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट्स हैं, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये सारे के सारे पीरियड नंबर 2 के पी ब्लॉक एलिमेंट हैं। इसी तरह से पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स ये हैं, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये जो है ग्रुप पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये सारे के सारे पी ब्लॉक एलिमेंट हैं। इनके बारे में यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको मैं हटा के इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ से बात कर लेता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखता हूँ, ये जो एलिमेंट्स हैं वो पीरियड नंबर 2 है, ये पीरियड नंबर 1 का सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ये पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट है, ये पीरियड 4 है, ये पीरियड 5 है, ये पीरियड 6 है और सबसे नीचे पीरियड नंबर 7 है, ठीक है। अब यहाँ पे समझना, ये सेकंड पीरियड का मतलब है, सेकंड पीरियड के ये एलिमेंट्स जो हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखना चाहूँ, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेकंड पीरियड का, तो मैं क्या लिखूंगा, 2s2 एंड 2p1 से लेके 6 तक। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन p में 1 आ जाएगा, इसमें p2 आ जाएगा, इसमें p में 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ऑक्सीजन में p में 4, फ्लोरीन में p में 5 और नियोन में p में 6 हो जाएंगे। 2s2 सब में कॉमन रहेंगे, क्लियर। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे 2s और 2p ही ऑर्बिटल्स हैं। यहाँ पे d ऑर्बिटल जो होगा वो कैसा रहेगा, d ऑर्बिटल एब्सेंट रहेगा, यानी कि सेकंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें d ऑर्बिटल जो होगा वो कैसा होगा, d ऑर्बिटल एब्सेंट रहेगा। यहाँ पे d ऑर्बिटल कैसा रहेगा, एब्सेंट। लेकिन थर्ड जो पीरियड है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हो जाएगा 3s2 3p1 से लेके 6, ठीक है। लेकिन यहाँ पे d ऑर्बिटल क्या होगा, इससे आगे, यहाँ थर्ड पीरियड और थर्ड पीरियड से आगे जो एलिमेंट्स हैं उन सब में जो होगा वो d ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। अब d ऑर्बिटल जब प्रेजेंट होगा और इनमें से किसी एलिमेंट की जो कोवैलेंसी है वो एक्सटेंड करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे हम ये थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट हैं पी ब्लॉक के वो अपनी कोवैलेंसी एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लो नाइट्रोजन का और फास्फोरस का। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो होगा 2s2 एंड 2p3। यहाँ पे इस तरह से ही, इसी तरह से अगर मैं किसका लिखूं, फास्फोरस का भी लिखना चाहूँ तो फास्फोरस का हो जाएगा 3s2 एंड 3p3। अब दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा सा ऑर्बिटल लेवल पे भी बना दो। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ये पेयर्ड हैं और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है जो अनपेयर्ड है। इसी तरह से p में भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसी तरह से होंगे। p के जो ग्राउंड स्टेट की कंडीशन तो यही है। अब यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे 2d कोई ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन यहाँ पे 3d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं और उनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। और 3d आप जानते हैं d में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5, 1 2 3 4 और 5 मैंने बना दिया। अब यहाँ पे देखो कि अगर मैं इसकी बात करूं, नाइट्रोजन की बात करूं, तो नाइट्रोजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3। तो इसकी कोवैलेंसी कितनी हो सकती है, मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी हो सकती है नाइट्रोजन की, 3। लेकिन यहाँ पे भी 3 ही होगी, नॉर्मल केस में तो 3 ही होगी। और 3 जब होती है तो नाइट्रोजन जैसे NCl3 बनाता है या NH3 बनाता है। इसी तरह से फास्फोरस जो होता है वो PCl3 बनाता है। लेकिन फास्फोरस के पास ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो सकता है, D में एक चला जाए तो ये भी अनपेयर्ड बन जाएगा और ये भी अनपेयर्ड बन जाएगा। और जब इसकी 5 कोवैलेंसी होगी तो PCl5 जैसे कंपाउंड्स बन सकते हैं। यानी कि फास्फोरस की जो बैलेंसी है, मैक्सिमम कोवैलेंसी जो है वो कितनी हो सकती है, जो टोटल जो इसमें वैलेंस सेल में या आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, उतनी इसकी कोवैलेंसी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे NCl5 नहीं बन सकता, यहाँ पे NCl5 नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो ही नहीं सकते। ये D तो इसमें प्रेजेंट है ही नहीं। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो ये पेयर्ड हो जाएगा, ये अगेन पेयर्ड हो जाएगा, यहाँ पे एक अनपेयर्ड हो जाएगा। तो ले दे के यहाँ पर टोटल बचेंगे कितने अनपेयर्ड, 3 ही अनपेयर्ड बचेंगे। इसीलिए सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं, ये जो पीरियड के एलिमेंट हैं वो सभी के सभी जो हैं उनमें कोवैलेंसी जो है वो
एक्सटेंड नहीं हो सकती, ठीक है। जबकि यहाँ पे पीरियड नंबर 3 या उससे नीचे वाले एलिमेंट्स हैं उनकी कोवैलेंसी क्या हो सकती है, एक्सटेंड हो सकती है। रीजन आपको समझ में आ गया होगा, सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर ही बेस्ड है। यानी कि जो इनर कोर हैं, इनर कोर के जो एलिमेंट्स हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसमें काफ़ी मेजर रोल प्ले करेंगे। इसी तरह से नीचे वाले और भी एलिमेंट्स हैं, ये जैसे है थैलियम है। अब थैलियम के इनर कोर में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, ये तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये वाले डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। लेकिन यहाँ से 15 से लेके 57 से लेके 71 तक के एलिमेंट्स, ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो अगर थैलियम की बात करें तो थैलियम के इनर कोर में कौन से होंगे, एस ऑर्बिटल्स भी होंगे, यानी कि एस ऑर्बिटल भी होगा, एफ भी होगा और डी भी होगा। यानी कि यहाँ तीनों तरह के ऑर्बिटल्स इनर कोर में हैं। जबकि इसमें बोरोन के केस में देखेंगे तो सिर्फ इनर कोर में कौन से ऑर्बिटल्स हैं, एस ब्लॉक के। जबकि यहाँ पे गैलियम के केस में देखेंगे तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं सिर्फ, ना। तो एक एक करके इंक्रीज हो रहे हैं। पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट्स हैं जो उनमें इनर कोर जो है, पीरियड नंबर 2 और 3 में इनर कोर जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। जबकि पीरियड नंबर 4 और उस पीरियड नंबर 4 और 5 के जो एलिमेंट्स हैं उनमें इनर कोर एस डी एलिमेंट्स होते हैं। जबकि पीरियड नंबर 6 और 7 के एलिमेंट्स के अगर देखेंगे तो इनर कोर जो हैं उसमें एस, एफ और डी तीनों ही तरह के एलिमेंट्स इनर कोर में प्रेजेंट होते हैं। तो इन इनर कोर के एलिमेंट की प्रेजेंस की वजह से आपको ये लाइन समझ में आई, द इनर कोर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हाउएवर डिफर, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर कोर के क्या हो सकते हैं, डिफरेंट। आउटर मोस्ट सेल के या जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम ही है, लेकिन इनर कोर के क्या हो सकते हैं, अलग अलग होंगे। क्लियर। और उसकी वजह से बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये सभी भी क्या होती हैं, इन्फ्लुएंस होती हैं, अलग अलग होती हैं। कैसे होती हैं इनके बारे में अभी जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स में जब पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे। और इसकी वजह से यहाँ पे कई सारे एक्सेप्शंस भी आते हैं जो मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में भी बताए थे, ठीक है। चलो, इसके साथ साथ में कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी इन इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं। कंसिक्वेंटली ए लॉट ऑफ वेरिएशन इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इन ए ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक इज ऑब्जर्व्ड। तो बहुत सारे यहाँ पे क्या होते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज जो होती हैं या वेरिएशंस जो होते हैं वो ऑब्जर्व होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। किसकी वजह से, इनर कोर जो है या इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। क्लियर। The maximum oxidation state shown by p block element is equal to the total number of valence electrons. maximum इलेक्ट्रॉन, ठीक है, maximum जो है वो कितनी शो करते हैं, जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैंने जैसा अभी बताया फॉस्फोरस के केस में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 5 ही क्या हो जाएगी, इसकी वैलेंसी हो जाएगी। मैक्सिमम की बात कर रहे हैं अपन ना, ठीक है। सम ऑफ एस एंड पी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो एस और पी में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको वही क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बिल्कुल ठीक है। क्लियरली द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज टुवर्ड द राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। In addition to this called group oxidation state, p block elements may show other oxidation state which normally but not necessarily, ठीक है। तो p block elements की मैक्सिमम, मिनिमम कितनी होगी, मिनिमम होती है 8 माइनम, ये तो मैक्सिमम हो गई। मैक्सिमम किसके बराबर है यार, इसको अंडरलाइन चाहे कर लो। मैक्सिमम जो होती है वो किसके बराबर है, वैलेंस सेल के बराबर। अच्छा, मिनिमम कैसे निकालेंगे, मिनिमम हम निकालते हैं, मिनिमम निकालने का तरीका होता है 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, है ना। 8 माइनस मिनिमम के लिए क्या होगा, मिनिमम जो निकालेंगे वो कैसे, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इससे मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकाल सकते हैं। क्लियर। चलो, डिफर फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा, इसमें ये बोल रहे हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं उसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ही पॉसिबल होती है, मैक्सिमम से मिनिमम के बीच में दोनों ही तरह की होती हैं, मिनिमम और मैक्सिमम वाली भी होती हैं, ठीक है। तो बहुत सारी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स मिलते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी में मिलें, लेकिन मिलते हैं, ठीक है। The important oxidation state exhibited by p block elements are shown in 11.1। यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, ये 11.1, इसमें इलेक्ट्रॉन दे रखी है। जैसे ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स जो हैं वो ग्रुप +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलते हैं, लेकिन +1 में भी मिल सकते हैं। इसके अलावा ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स, अच्छा ऐसा क्यों है इसको भी समझ लो थोड़ा सा। अगर ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स के अगर देखोगे तो NS2 और NP
1, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो पहले तो एक इलेक्ट्रॉन ही जाएगा, तो इसलिए +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। लेकिन ये जब अनपेयर्ड हो जाएगा, यहाँ पे चल जाके एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तो तीनों ही अनपेयर्ड हो जाएंगे, और तीनों जब अनपेयर्ड होंगे तो +3। सेम इसी तरह से +4, +2, -4, ये ऑक्सीडेशन स्टेट भी मिल सकती हैं। यहाँ पे +5, +3, -3 ये भी मिल सकते हैं। 15 ग्रुप की, 16 ग्रुप में +6 मैक्सिमम होगी, और यहाँ +4, +2, -2 ये ऑक्सीडेशन स्टेट भी मिलती हैं। ग्रुप नंबर 17 में मैक्सिमम +7 होगी, लेकिन +5, +3, +1, -1 ये भी ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती हैं। और ग्रुप नंबर 18 जो है उनमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +8 हो सकती है, +6, +4, +2। यहाँ ये नोबल गैसेस जो हैं उनके कुछ नीचे वाली जो है जीनॉन है ना, ये जेनॉन और ये एलिमेंट्स जो होते हैं वो कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं, और उनमें अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट मिल सकती हैं। क्लियर? चलो आगे पढ़ते हैं। देखो, in boron, carbon and nitrogen families, the group oxidation state is the most stable state for the lighter element in the group. However, the oxidation state 2 unit less than that group oxidation state become progressively more stable for heavier element in each group. ठीक है, इस लाइन को समझना यार, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है कि however oxidation state 2 यूनिट लेस देन द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उससे -2 कर दिया जाए। क्यों कर दिया जाता है? उसका रीज़न जो है वो इनर्ट पेयर इफेक्ट का है ना। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है उसको मैं समझाता हूँ। होता क्या है, ये वाली लाइन ही उसको बता रही है। ठीक है, कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कितनी होगी, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 कम होगी। क्यों होगी 2 कम, वो अभी मैं बताता हूँ। द अकरेंस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट 2 unit less than the group oxidation state are sometime attributed to inert pair effect। देखो यहाँ ये क्या बोलना चाह रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जैसे आप किसी में भी चले जाओ, जैसे बोरॉन वाले इसमें ही चलते हैं, बोरॉन फैमिली वाले ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 13 और 14 की बात कर रहे हैं हम, तो ग्रुप नंबर 13 का ही एग्जांपल लेते हैं। ग्रुप नंबर 13 में अगर आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी ग्रुप नंबर 13 की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट या ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3। ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3, है ना। बोरॉन जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट 3 में प्रेजेंट होगा, एल्यूमिनियम 3 में होता है, गैलियम, इंडियम। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे की साइड जाओगे, जैसे थैलियम की, गैलियम, इंडियम और थैलियम, इन 3 एलिमेंट्स की बात करें, ठीक है, इन तीनों एलिमेंट्स की बात करें तो इन तीनों एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलने के चांसेस हैं वो है गैलियम के, उससे कम है इंडियम के, और सबसे कम जो मिलेगा वो मिलेगा थैलियम। यानी कि +3 में सबसे ज़्यादा मिलता है गैलियम। लेकिन थैलियम जो होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो कितना होता है, +1 होता है। यानी कि ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर 3 है और उससे ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, उससे 2 माइनस कर दो, कम कर दो, तो वो कितने आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा +1। ठीक है, तो थैलियम में रीजन क्या है, थैलियम में +1 होने का रीजन क्या है, थैलियम जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होता है। उसका रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे मैंने आपको जैसा कि बताया था कि ये पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स जो हैं, 13 के जो एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 और ns2 और np1। तो जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाते हैं, यहाँ थैलियम के केस में, इसको थैलियम को आप यहाँ से भी समझिए, थैलियम का लोकेशन जो है वो यहाँ पे है, थैलियम जो है वो यहाँ पे है। अब थैलियम जो है वो पीरियड नंबर 6 का एलिमेंट है। उससे पहले इनर कोर में कौन से हैं, डी सब सेल या डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे ऑलरेडी कौन से बैठे हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बैठे हुए हैं। मतलब इसके थैलियम से पहले थैलियम के इनर सेल में या इनर कोर में जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक हैं। इसका मतलब क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो उनमें 14 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं, डी में +10 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं। जबकि एफ जो ऑर्बिटल है या डी ऑर्बिटल है, इनकी शील्डिंग जो होती है, शील्डिंग को मैं सिग्मा लिख दूं, शील्डिंग जो होती है वो बहुत लेस होती है। शील्डिंग कैसी होती है, सबसे शील्डिंग का अगर ऑर्डर की बात करूं तो एफ जो होता है उसकी सबसे कम होती है, फिर डी की, फिर सॉरी उल्टा लगा दिया मैंने, सबसे कम जो होती है वो किसकी होती है, सबसे कम होती है एफ की, उससे डी, फिर पी और फिर एस।
इस तरह से शील्डिंग होती है। मतलब शील्डिंग सबसे ज़्यादा s ऑर्बिटल्स की होती है, सबसे कम शील्डिंग किसकी होती है, f की। इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ns के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लिया जाता है, शील्ड कर दिया। मतलब जो न्यूक्लियस है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लिया जाता है, अट्रैक्ट कर लिया जाता है। और अट्रैक्ट जब कर लिया जाता है तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लूज होने की टेंडेंसी बहुत कम कर देते हैं। और इन दो इलेक्ट्रॉन्स के लूज होने की टेंडेंसी कम हो जाती है तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है ये दो कम हो जाती है। ठीक है, जैसे इसमें भी अगर बात करें, इसमें यहाँ पे लेड जो होता है, लेड +4 की जगह +2 में ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि ग्रुप नंबर 14 के जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स की अगर हम बात कर लें, यहाँ पे देखो ग्रुप नंबर 14 के जो एलिमेंट्स हैं ये, उनकी जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +4 होगी। लेकिन यहाँ पे अगर नीचे यहाँ इस लेड की बात करोगे तो लेड जो होता है वो Pb+2 में ज़्यादा स्टेबल होता है Pb+4 के कंपैरेटिवली। रीज़न वही है, सेम है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब सिंपल सा समझ में आ गया होगा आपको कि जो Ns के इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या हो जाते हैं, इनर्ट हो जाते हैं ड्यू टू हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या लेस शील्डिंग ऑफ f और s ऑर्बिटल्स। इनकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं s के वो क्या हो जाते हैं, इनर्ट हो जाते हैं, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। इसीलिए जो कुछ एलिमेंट्स हैं, नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं, मतलब नीचे वाले का मतलब नीचे। अच्छा, यहाँ आप सोचेंगे कि नियोनियम और ये फ्लोवेरियम की बात क्यों नहीं कर रहे, तो इसका रीज़न ये है कि ये जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इनकी स्टडी बहुत ज़्यादा हुई नहीं है, तो इनकी तो बहुत ही कम स्टडी है, तो इनके बारे में तो हम बात ही नहीं करते। तो सबसे नीचे वाले एलिमेंट्स यही हैं, तो इनकी एलिमेंट्स की जो वैलेंसी है वो क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक, यानी कि s जो है, Ns के इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, इनके इनर्ट हो जाते हैं, और इसी वजह से इनकी 2 यूनिट जो है वो वैलेंसी, ग्रुप वैलेंसी से 2 यूनिट कम वैलेंसी ज़्यादा स्टेबल होती है। क्लियर यहाँ तक? The relative stabilities of these two oxidation state, group oxidation state and two less oxidation state of group oxidation state may vary from group to group and will be discussed at appropriate place. आगे चल के ये भी चीज़ें बात करेंगे कि कैसे होती है। ठीक है, यहाँ पे आगे कुछ और चीज़ें दे रखी हैं। यहाँ पे आप दो के बारे में तो बता ही सकते हो सबसे ज़्यादा, जैसे यहाँ पे भी बात करें, गैलियम की जो है +3 सबसे ज़्यादा होगी, इंडियम की उससे कम, और सबसे कम +3 में जो कंपाउंड्स मिलेंगे वो थैलियम के। +1 में कौन से सबसे ज़्यादा मिलेंगे, थैलियम +1 जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, उसके बाद इंडियम +1 जो होगा, और सबसे कम स्टेबल जो होगा गैलियम +1 होगा। ठीक है, थैलियम के लिए वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए उल्टा ऑर्डर आ जाएगा। ठीक, चलिए जी, नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। देखो यार, ये जो मैं इंट्रोडक्शन वाला पार्ट यहाँ पे दे रखा है एनसीईआरटी में, ये पूरा एक तरह से कह सकते हो पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको यार पता हो सकती हैं, अगर पता है तो आप स्किप कर सकते हो, बस मैं आपको यहाँ पे एक बार रीड करके बता रहा हूँ और उन्हीं चीज़ों को रिकॉल करवा रहा हूँ। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप देख सकते हो, जिससे आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एनसीईआरटी साथ लेके बैठे रहें। ठीक है, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड एग्जिस्ट ओनली इन द पी ब्लॉक एलिमेंट। यस, हाँ, पी ब्लॉक एलिमेंट्स को अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बड़ा करके ले ही लिया, यहाँ पे देखो पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं उनमें सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे नॉन मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, सारे तरह के एलिमेंट्स होते हैं। देखो यहाँ से ये जिगजैग लाइन, या इसको थोड़ा सा कैसे इधर कर देता हूँ, या इसको रब कर देता हूँ यहाँ से। देखो, अगर इनकी हम बात करें तो यहाँ पे बोरोन, यहाँ से जिगजैग लाइन अगर हम एक ड्रॉ करें, ये जिगजैग लाइन ड्रॉ करो ये वाली, तो ये जो एलिमेंट्स हैं यहाँ, ठीक है, तो बोरोन हुआ, सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलिनियम, ये एलिमेंट्स जो हैं वो मेटलॉइड्स हैं। इसके ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये सभी एलिमेंट्स हैं ना, ये सभी एलिमेंट्स जितने भी हैं सभी वो क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। ये क्या है, नॉन मेटल्स। और इनके नीचे वाले जो हैं वो क्या हैं, सारे के सारे मेटल्स हैं। ये सारे के सारे मेटल्स हैं। ठीक है, तो ये ग्रीन में जो दिख रहे हैं आपको, ये वाले सभी एलिमेंट्स वो हैं आपके मेटल्स, और ये ऑरेंज में या ये अलग अलग कलर में ये सारे के सारे दिख रहे हैं, ये हैं आपके नॉन मेटल्स। और ये जो ये क्या बोलते हैं, कौन सा कलर बोल सकते हो, ये वाला जो कलर है
ऑरेंज ये ब्राउन कलर जो है उसमें जो दिख रहे हैं वो सारे के सारे कौन से हैं आपके मेटलॉइड्स हैं। यानी कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं उनमें तीनों तरह के एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। ठीक, चलो द नॉन मेटल करेक्टर ऑफ द एलिमेंट डिक्रीज डाउन द ग्रुप। अब ये प्रॉपर्टीज आप जानते हो, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो नॉन मेटल प्रॉपर्टीज होंगी, नॉन मेटल करेक्टर ऑफ एलिमेंट डिक्रीज होगा और मेटेलिक प्रॉपर्टीज क्या होगी, इंक्रीज होगा। रीजन क्या है, टॉप टू बॉटम अगर हम मूव करते हैं, टॉप टू बॉटम अगर हम मूव करते हैं तो साइज जो होता है जनरली, जनरल साइज की जनरल हम बात कर रहे हैं, साइज जो होता है वो इंक्रीज होता है, और साइज इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या होती है, डिक्रीज होती है, और इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी डिक्रीज होती है तो नॉन मेटलिक कैरेक्टर भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसीलिए टॉप टू बॉटम जो है ग्रुप में नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है। इनफैक्ट द हैवीएस्ट मेटल इन ईच पी ब्लॉक एलिमेंट इज द मोस्ट मेटेलिक इन नेचर। और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी तो उल्टा इसकी बात करें तो मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। यानी कि नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे थैलियम या लेड, बिस्मथ, ये नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं उनमें मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। दिस चेंज फ्रॉम नॉन मेटेलिक टू मेटेलिक करेक्टर ब्रिंग डाइवर्सिटी इन द केमिस्ट्री ऑफ दीज एलिमेंट डिपेंडिंग ऑन द ग्रुप टू विच दे बिलोंग। ठीक है, नेक्स्ट है जर्नल नॉन मेटल हैव हायर आयनाइजेशन एंथैल्पीज एंड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज देन द मेटल्स। ये जनरल प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल्स जो होते हैं उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पीज हाई होती हैं और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई होती है, जबकि मेटल जो होते हैं वो तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। हेंस इन कॉन्ट्रास्ट मेटल विच रेडिली फॉर्म कैटायन, नॉन मेटल रेडिली फॉर्म एनाइंस। द कंपाउंड फॉर्म बाय हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल विद हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर जनरली आयनिक। तो जब मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बनता है वो कैसा बनता है, आयनिक बनता है। ऑफ लार्ज डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। क्यों बनता है आयनिक, क्योंकि जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बनाता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बनता है। कैटायन और एनायन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, आपका आयनिक बनेगा। ऑन द अदर हैंड कंपाउंड फॉर्म बिटवीन टू नॉन मेटल देमसेल्व्स आर लार्जली कोवलेंट। अच्छा, दो नॉन मेटल ही हैं, मतलब दोनों नॉन मेटल्स ही हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी तो रखेंगे नहीं, तो क्या करेंगे, या तो गेन कर सकते हैं या फिर क्या करेंगे, शेयर कर लेंगे। ये शेयर करेंगे तो शेयर करने से जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनता है, आपका कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। इसीलिए नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कैसा बनता है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। बिकॉज ऑफ स्मॉल डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज द चेंज ऑफ नॉन मेटेलिक टू मेटेलिक कैरेक्टर कैन बी बेस्ट इलस्ट्रेटेड बाय द नेचर ऑफ ऑक्साइड दे फॉर्म। ऑक्साइड जो होते हैं, अगर हम बात करें नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं उनका करेक्टर कैसा होता है, एसिडिक होगा जनरली, या फिर न्यूट्रल भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। और जबकि मेटल ऑक्साइड जो बनते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक होंगे या फिर एम्फोटेरिक होंगे, एम्फोटेरिक। ठीक है, ठीक। द नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक और न्यूट्रल। मैंने बताया नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होंगे, एसिडिक होंगे या फिर न्यूट्रल होंगे, जबकि मेटल ऑक्साइड जो होंगे वो बेसिक होंगे या फिर एम्फोटेरिक भी होंगे, बेसिक होंगे या फिर आप ऐड भी कर सकते हो एम्फोटेरिक होंगे। अभी एग्जाम्पल पता चल जाएगा एम्फोटेरिक, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक ही होता है। द फर्स्ट मेंबर ऑफ पी ब्लॉक डिफर फ्रॉम द रिमेनिंग मेंबर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग ग्रुप इन टू मेजर रिस्पेक्ट। ठीक है, अच्छा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं उनके फर्स्ट जो एलिमेंट हैं, फर्स्ट मेंबर कौन से हैं भाई पी ब्लॉक एलिमेंट्स के, ये वाले एलिमेंट, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ये नियोन नहीं, यहाँ पे फर्स्ट मेंबर हीलियम होगा। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये फर्स्ट मेंबर हैं। ये जो होते हैं फर्स्ट मेंबर, यानी कि ये बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये जो एलिमेंट्स हैं ये अदर एलिमेंट्स हैं, यानी कि बोरोन फैमिली के अदर एलिमेंट से बोरोन डिफर होगा, कार्बन की फैमिली से ये कार्बन वाली जो फैमिली है इससे कार्बन डिफर होगा, नाइट्रोजन वाली फैमिली में नाइट्रोजन डिफरेंट होगा, यानी कि फर्स्ट जो मेंबर है वो अदर मेंबर से क्या होगा, डिफरेंट होगा। फर्स्ट इज द साइज एंड ऑल प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन साइज। इनकी साइज का एक तो पहला जो है वो है साइज, दूसरा साइज के ऊपर जितनी भी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं वो भी क्या होंगी, इनकी डिफरेंट होंगी। ठीक है, thus the lightest p block element shows the same kind of difference as the lightest s block element, lithium and beryllium. The second important difference which apply only to the p block elements arises from the effect of d orbital in the valence shell of the heaviest
एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द थर्ड पीरियड एंड द देयर लेक इन द सेकंड पीरियड एलिमेंट। अच्छा देखो यहाँ पे कई सारी एबनॉर्मलिटीज़ या डिफरेंसेस आते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि इस पूरी इस पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखोगे तो कई सारे डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। उसके पीछे रीज़न क्या है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया आपको कि पहला जो रीज़न है वो ये है कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं उसमें एस और पी ऑर्बिटल्स ही होते हैं, जबकि यहाँ थर्ड से एस पी के साथ में डी ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होने लग जाता है। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल तो प्रेजेंट होता है, लेकिन डी एलिमेंट्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे डी ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है और यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी होते हैं, यानी कि इस डी में इलेक्ट्रॉन्स भी फिल हो गए और इनकी वजह से प्रोटॉन्स भी आ गए। यानी कि इससे पहले, यानी कि एल्यूमिनियम से अब जब एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी डी ब्लॉक एलिमेंट्स आए हुए होंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से आप देख रहे हैं हर एक जैसे टॉप टू बॉटम अगर मूव कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। ऐसा नहीं कि एसपी है तो सिर्फ एसपी, अलग अलग इनर कोर के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके अलग अलग फीचर्स आ रहे हैं। जैसे इसके बाद में इंडियम आया तो इंडियम में तो कोई ज़्यादा अंतर आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे। लेकिन जैसे इंडियम से आप थैलियम की तरफ मूव करेंगे, ये सारी चीज़ मैं आपको इस पीरियोडिक टेबल में और अच्छे से समझा सकता हूँ। देखो इस पीरियोडिक टेबल में यहाँ से समझ लीजिए, जैसे आपको समझ में आ गया है तो आप थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हो, फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं आया है तो एक बार देख लो, है ना, क्योंकि ये चीज़ें आपको बार बार यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली आपको क्लियर होनी चाहिए। देखो यहाँ पे एक बार देख लो कि मैंने क्या बता रहा हूँ कि ये वाला जो एलिमेंट फर्स्ट जो एलिमेंट हैं पी ब्लॉक एलिमेंट के जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट एलिमेंट ये हैं बोरोन कार्बन, तो इनमें तो सिर्फ क्या है भाई, एस है और पी है, बस यही तो है। लेकिन इसमें अगर देखेंगे तो एस और पी तो दोनों हैं ही सही, डी ऑर्बिटल भी आ गया, यहाँ डी ऑर्बिटल आया, अभी इलेक्ट्रॉन्स नहीं आए हैं, क्योंकि थर्ड सेल में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। थर्ड डी ऑर्बिटल फिल तो यहाँ से स्टार्ट होता है, फिल होना तो यहाँ से स्टार्ट होता है स्कैंडियम, यानी पीरियड फोर्थ से। तो यहाँ पे देखा आपने कि एक में तो एक डी ऑर्बिटल, अब इसके बाद डी की ऑर्बिटल फिल हुआ तो ये इतने सारे एलिमेंट्स ऐड हो गए। तो यहाँ एल्यूमिनियम से जब गैलियम में जाओगे तो एक अलग चेंज आ गया कि डी ऑर्बिटल फिल हो गए। अब यहाँ से यहाँ तक जाए तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन जैसे ही आप इंडियम से थैलियम की तरफ जाओगे तो ये डी ऑर्बिटल तो है ही है, डी जो ऑर्बिटल या डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो है ही हैं, लेकिन यहाँ पे एफ ऑर्बिटल या एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स और ऐड हो गए। तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट जो है जैसे टॉप टू बॉटम जा रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट में, तो हर एक में कुछ ना कुछ नई चीज ऐड होती जा रही है, और नई चीज ऐड हो रही है तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, डिफरेंट होने लगेंगी। ठीक है, इसीलिए आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस आ रहे हैं। जैसे अब ये सारी चीजें अगर आपको डायग्रामेटिकली दिख गई हैं तो इनको और अच्छे से पढ़ लो एक बार, आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। द सेकेंड पीरियड एलिमेंट ऑफ पी ग्रुप स्टार्टिंग फ्रॉम बोरोन आर रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ 4। मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 क्यों हो सकती है, क्योंकि इसके बोरोन में जो होगी वो 2s और में यूजिंग 2s एंड 3 2p ऑर्बिटल्स। मतलब इसमें बोरोन फैमिली में अगर बात करें, या यूं कहें कि क्या बोल रहा है इसमें, रिस्ट्रिक्टेड मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ 4 तक कोवैलेंसी हो सकती है। क्यों हो सकती है 4 तक कोवैलेंसी, किस में बात कर रहे हैं, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं भाई। सेकंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट, कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं, एस और पी। एस में एक ऑर्बिटल है और पी में कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल। तो टोटल कोवैलेंसी कितनी हो सकती है, 4 हो सकती है। ठीक, मैक्सिमम सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स की यही है। लेकिन जब बात करें थर्ड पीरियड के एलिमेंट की, तो थर्ड पीरियड में मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे डी और ऐड हो गया। एस तो है ही सही, एस में 1 ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल, ये तो है ही सही, लेकिन यहाँ पे डी ऑर्बिटल और प्रेजेंट हो गया, इसमें 5 डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हो गए। अब ये जो हैं, जैसे अगर इसमें कोई एस या पी में कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कहाँ जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है, और कोवैलेंसी इंक्रीज हो सकती है। तो यहाँ पे देखो थर्ड पीरियड एलिमेंट ऑफ पी ग्रुप विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 3pn हैव द वेकेंट डी ऑर्बिटल। क्या बताया मैंने, वेकेंट डी ऑर्बिटल लेइंग बिटवीन 2p एंड 4s लेवल ऑफ द एनर्जी लेवल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम देखते हैं तो यहाँ पे
3p और 4s के बीच में 3d भी आता है। यूजिंग दीज ऑर्बिटल ऑफ द थर्ड पीरियड एलिमेंट कैन एक्सपेंड देयर कोवेलेंसी एबव 4 से ज़्यादा बढ़ सकती है कोवेलेंसी, क्योंकि इसके तो 5 और हो गए ना भाई, 1 ये 3 ये और 5 ये, तो कोवेलेंसी मैक्सिमम कितनी हो सकती है यहाँ पे 9 तक हो सकती है, लेकिन 9 तो कोवेलेंसी होती भी नहीं है, 8 से ज़्यादा नहीं जाती है, ठीक है। तो बढ़ सकती है, मतलब 4 से एक्सपेंड हो सकती है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल वाइल बोरॉन फॉर्म ओनली BF4, BF4 का मतलब है बोरॉन जो है वो मैक्सिमम कितनी कोवेलेंसी शो कर रहा है 4, ये वाली 4। लेकिन एल्यूमिनियम जो होता है वो AlF6 यहाँ तक 6 वैलेंसी शो कर रहा है। 6 क्यों कर पा रहा है? क्योंकि एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में d ऑर्बिटल वेकेंट है, इसकी वजह से फ्लोरीन जो है वो d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, ठीक है। The presence of these d orbital influence the chemistry of the heavier element in the number of the other ways. The combined effect of size and availability of d orbital considerably influence the ability of these element to form pi bonds. अब देखो साइज, दो चीजें हैं, एक तो साइज, जितना छोटा साइज होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। और दूसरा है कि भाई p जो है, p ऑर्बिटल है, तो p ऑर्बिटल की वजह से कितने बॉन्ड बन सकते हैं आपके, मतलब एक तो अगर p के बीच में भी बॉन्ड बनेगा, p के बीच में बॉन्ड बनेगा तो एक तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा ही, लेकिन 2 ऑर्बिटल और हैं, टोटल 3 है ना ये, तो 2 ऑर्बिटल जो है वो क्या बना सकते हैं आपके, पाई बॉन्ड बना सकते हैं। The first member of group differ from the heavier member in its ability to form p-pi multiple bonds, ठीक है। जैसे कार्बन है, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है। डबल बॉन्ड का मतलब क्या है? डबल बॉन्ड का मतलब आप जानते हो कि एक तो सिग्मा होगा, एक पाई होगा। ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो एक सिग्मा होगा और 2 जो होंगे वो क्या होंगे, पाई होंगे, ठीक है। नाइट्रोजन के बीच में भी ऐसा बन सकता है। ये कार्बन हो गया या फिर नाइट्रोजन हो गया या ऑक्सीजन हो गया, ये सभी एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हैं आपके सेकंड पीरियड एलिमेंट है, पीरियड सेकंड के एलिमेंट है, ठीक है। तो ये आपस में सेम टाइप के एलिमेंट्स भी बॉन्ड बना सकते हैं और आपस में भी बॉन्ड बना सकते हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों पीरियड सेकंड के एलिमेंट है, ये भी सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, ये भी। दिस टाइप ऑफ पाई बॉन्डिंग इज नॉट पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग फॉर द हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। जो आगे वाले p ब्लॉक एलिमेंट है उनमें p पाई बॉन्डिंग नहीं होती है। द हैवियर एलिमेंट डू नॉट डू फॉर्म पाई बॉन्ड बट दिस इन्वॉल्व d ऑर्बिटल। जो हैवी ऑर्बिटल मतलब जैसे बोरॉन के या नाइट्रोजन के नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं उनमें कौन सी होगी, d पाई p पाई या फिर d पाई बॉन्डिंग होगी ना। जब पाई बॉन्ड बनेगा तो उसमें d ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल्स आपस में को ओवरलैप होंगे, या फिर d ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल ओवरलैप होंगे, ठीक है। लेकिन पीरियड 2 के जो एलिमेंट्स के बीच में जो बन रहा है, ये पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट के बीच में बन रहा है, वो कैसे बन रहा है, पाई p पाई मतलब पाई बॉन्ड जो बन रहा है वो p ऑर्बिटल्स के बीच में बन रहा है। As the d orbital are of higher energy than the p orbitals, they contribute less to the overall stability of the molecule than does p pi bonding of the second row elements, ठीक है। तो जो p पाई जो बॉन्डिंग होती है वो मोर स्टेबल होती है। रीजन क्या है, p जो होता है या सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं, जबकि जैसे जैसे आगे जाते हैं तो उनका साइज बढ़ने लगता है, तो ये पाई बॉन्डिंग जो होती है वो वीक होने लगती है। हाउएवर द कोऑर्डिनेशन नंबर इन दीज स्पीसीज of the heavier element may be higher than that of the first element in the same oxidation state, ठीक है। हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर इनका अलग हो सकता है। For example, +5 oxidation state of both nitrogen and phosphorus form oxoanion। नाइट्रोजन जो है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर बात करें तो यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेशन विद पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व 1 नाइट्रोजन ऑफ p ऑर्बिटल, जबकि फॉस्फोरस में PO4 में 4 कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व द s p एंड d ऑर्बिटल्स। इसमें जो है फॉस्फोरस का या फॉस्फेट का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें कौन से s p और d तीनों ही टाइप के ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे, कंट्रीब्यूटिंग टू पाई बॉन्ड्स। जबकि नाइट्रोजन जो है उसमें सिर्फ कौन सा होगा, p ऑर्बिटल्स ही इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो पीरियड नंबर 2 का एलिमेंट है, फॉस्फोरस पीरियड नंबर 3 का एलिमेंट है।
इन दिस यूनिट वी विल स्टडी द केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप 13 एंड 14 एलिमेंट्स। तो ये भाई जर्नल है, बहुत सारी चीजें हम ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल वगैरह में पढ़ चुके हैं, यहाँ पे बस एक बार रिकैप है इस सब चीज का, लेकिन हमें डिटेल में क्या पढ़ना है, ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 14 का पढ़ना है। रिमेनिंग 15 से 18 तक 12th वाले पार्ट में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ग्रुप नंबर 13 के जो एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम बोरोन फैमिली बोलते हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।